तो अब हम ज़रा सा पढ़ लेते हैं इंडियन पेंटिंग्स के बारे में, राइट। तो ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके बाद जो इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब अगर आप बात करोगे इंडिया में तो हमारी पेंटिंग का भी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुराना रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक इंडियन आर्किटेक्चर है जो कि काफ़ी पुराने टाइम से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन है जो अभी तक जिनको हम देख सकते हैं, घूमने जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट की तरह, उसी तरह पेंटिंग्स का भी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो थोड़ा सा इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइड हम उसी तरह से करेंगे। पेंटिंग्स के बारे में समझना है तो वही क्रोनोलॉजिकली देखिए आप। सबसे पहले लिथिक एजेस आई, मतलब सबसे पहले एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। इसी तरह के 3 फेज़ में आप इसको रख सकते हो। एंशिएंट में क्या होगा कि सबसे पहले क्या आएंगी, इसी तरह एंशिएंट पेंटिंग्स, मेडिवल पेंटिंग्स और मॉडर्न पेंटिंग्स। तो अगर एंशिएंट पेंटिंग्स की बात करोगे तो एंशिएंट पेंटिंग में, एंशिएंट इंडिया में क्रोनोलॉजी किस तरह चलती है कि सबसे पहले लिथिक एजेस आती हैं, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, फिर मौर्यन एम्पायर, फिर डार्क एज और फिर गुप्ता एम्पायर। तो सबसे पहले जो लिथिक एजेस थी हमारी, वो लिथिक एजेस कौन कौन सी थी? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चारकोलिथिक एज। तो इस एज में क्या किया गया, पेट्रोग्लिफ्स बनाए गए। पेट्रोग्लिफ क्या होते हैं कि भाई जब इंसान शुरू में आया होगा, लिथिक एजेस मतलब इंसान का पहला दोस्त उस वक्त पत्थर था। ठीक है, बिल्कुल अभी इंसान ने दिमाग लगाना शुरू किया है। तो उसने क्या किया, उसको आसपास रॉक दिए तो उसने रॉक पे ही कुछ खिंचा विचा दिया, उसको हम पेट्रोग्लिफ्स कहने लगे। यानी लिथिक एज पेंटिंग्स के टाइम पे पेट्रोग्लिफ बनाए जाते थे। ठीक है, अब बनाएगा इंसान तो क्या बनाएगा, वही चीज़ बनाएगा जो वो आसपास देख रहा है। तो क्या बनाएगा, सबसे पहले ह्यूमंस या फिर एनिमल्स को बनाएगा। फिर धीरे धीरे फिर क्या है, ह्यूमंस ने धीरे धीरे हंट करना शुरू किया। फिर उसके बाद हंट करने के बाद फिर लड़ाई करनी शुरू की, तो इन्हीं चीज़ों को बनाया गया है। अब ये क्या है, धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ है, तो यानी अलग अलग एजेस में अलग अलग पेंटिंग है। फॉर एग्जांपल पेलियोलिथिक टाइम की बात करोगे आप तो उस टाइम पे आपको मिलेंगे पेट्रोग्लिफ ह्यूमंस के, एनिमल्स के। मेसोलिथिक टाइम पे उन्होंने रॉक पे हंटिंग सीन्स बनाए हुए हैं। नियोलिथिक में वैसा कुछ ड्राइंग मिलेगा नहीं। चालकोलिथिक आते आते फिर बैटल सीन्स उन्होंने रॉक्स के ऊपर बनाए हैं। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले क्या हुआ, लिथिक एजेस आ गई। अब उसके बाद अगली चीज़ क्या हुई, फिर उसके बाद आएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एज सच कुछ पेंटिंग की नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, जो हमें मिला है आर्कियोलॉजिकल डेटा, उसके बेसिस पे ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोग पॉट यानी बर्तन वगैरह को ले लेते थे, उसी के ऊपर ड्राइंग बना दिया करते थे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पेंटिंग ऑन पॉटरी हो जाएगा। वैदिक एज, ऋग वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत एडवांस थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ 300 सालों में, 2800 से 1800 तक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही, लेकिन 1800 से 1500 बीच क्या हुआ पता नहीं हमको इन 300 सालों में, लेकिन हम फिर से चरवाहे बन गए। तो वैदिक एज के टाइम पे उतना कुछ पेंटिंग पे ध्यान नहीं दिया गया। अब इसके बाद जब वापस सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी जनपद और महाजनपद बनेंगे और मौर्यन एम्पायर जब आएगा, तो यहाँ से फिर एक्चुअल आर्ट शुरू होगी आपकी। ठीक है, इसके पहले का तो आप ऐसा समझ लो ट्रेलर टाइप का था कि अभी हम सीख ही रहे हैं। तो एंशिएंट पेंटिंग में अगर आप मोटा मोटा बोलोगे तो सबसे पहले लिथिक एजेस में पेट्रोग्लिफ बने। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पॉट्स पे ही पेंटिंग करती जाती थी। और फिर इसके बाद जब ये मौर्यन एम्पायर आया, डार्क एज आई और जो गुप्ता एम्पायर था, इन्होंने क्या किया, पहली ढंग की पेंटिंग बनानी शुरू की, जिसको कि म्यूरल्स बोला जाता है। क्वेश्चन है म्यूरल्स क्या होते हैं? म्यूरल्स कुछ नहीं, वॉल के ऊपर कुछ जब हम दीवार के ऊपर ही डायरेक्ट पेंटिंग बना देते हैं, मतलब ये साइज़ में बहुत बड़ी होती है, तो उसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको दीवार मिलेगी कहाँ पे? तो उस केव वगैरह वो खोजते थे और केव की वॉल पे ही वो ड्राइंग्स बना दिया करते थे, राइट। अच्छा, तो ये मौर्यन एम्पायर, डार्क एज और गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो म्यूरल्स बन रहे हैं, इनकी थीम क्या थी, मतलब इन्होंने बनाया क्या? फॉर एग्जांपल लिथिक एजेस के टाइम पे आपको बताया ना कि ह्यूमंस, एनिमल्स, हंटिंग सीन, बैटल सीन बनाई गई। तो ये लोग मतलब ये एम्पायर्स, इन लोगों ने क्या ड्राइंग बनाई केव की वॉल पे? तो उनकी थीम थी क्या, रिलीजियस बेस्ड थीम थी उनकी। क्योंकि वैदिक एज है, वेदास को आप हिंदुज़म से जोड़ते हो। फिर बाद में वेदास के मतलब हिंदुज़म थोड़ा सा टायरैनिकल हो गया था, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस आ गई थी उसमें, तो एज एन ऑल्टरनेट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म निकल के आए थे। जैनिज़्म ज़्यादा पुराना है। एनीवे, तो ये 3 रिलीजन डेवलप हो चुके थे, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से एसोसिएटेड ड्राइंग्स बनाई जाती थी म्यूरल्स में। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं मेडिवल टाइम पे। तो अब मेडिवल पेंटिंग्स जो थी वो मिनिएचर पेंटिंग थी। आप क्रोनोलॉजी देख रहे हो, एंशिएंट में सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, रॉक के ऊपर ही कुछ खिंचा दिया, पेट्रोग्लिफ बोल दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन एडवांस थी, उन्होंने पॉट के ऊपर कुछ खिंचा दिया, तो उनकी पेंटिंग हो गई। फिर उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर और ये सब आए, इन्होंने क्या की, वॉल पे बड़ी बड़ी पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, म्यूरल पेंटिंग। अब मेडिवल में वापस छोटी आ रही है, मिनिएचर पेंटिंग शुरू हो गई, यानी स्मॉल पेंटिंग्स।
ठीक है। अब स्मॉल पेंटिंग्स तो अब देखते हैं कि सबसे पहले मेडिवल टाइम पे क्रोनोलॉजी क्या थी। तो गुप्ताज के जाने के बाद हर्षवर्धन वगैरह आए थे नॉर्थ में, और साउथ में शायद चालुक्यास थे, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। एनीवे, तो 750 AD से हम मान लेते हैं कि मतलब 750 या 650, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, पर ठीक है। जब क्या कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हो जाता है, तो वहाँ से हम मेडिवल हिस्ट्री को अगर मान लें तो हमारी शुरू कैसे होगी कि आप 800 से 1200 AD मतलब 400 साल तक तो आपके 3 किंग्स थे, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रही थी नॉर्थ में, और साउथ में चोलास थे। 400 के बाद फिर नेक्स्ट 300 सालों के लिए दिल्ली सल्तनत आएगी 1200 से 1500 तक। फिर बचे हुए 200 साल के लिए मुग़ल पीरियड आएगा 1500 से 1700 तक। और फिर अगले 100 सालों के लिए 1700 से 1800 तक जब मुग़ल डिक्लाइन करेंगे तो मराठास आ जाएंगे। तो आपने देखा क्या चली 400, 300, 200, 100 साल। 400 साल तक ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल और चोलास, 400 के बाद 300 साल तक दिल्ली सल्तनत, 200 साल तक मुग़ल पीरियड, और फिर 100 साल के लिए आपके मराठास आएंगे। एनीवे, तो अब देखते हैं इन्होंने ड्राइंग के क्षेत्र में क्या किया। तो ये जो 800 से 1200 AD तक का टाइम है, तब ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो कन्नौज को लेकर चल रही थी वो किन 3 किंगडम्स के बीच में चल रही थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसमें देखो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पाला और प्रतिहारा इन दोनों के नाम पी से शुरू होते हैं, और पेंटिंग भी पी से शुरू होती है। मतलब पाला और प्रतिहारा ने तो पेंटिंग के क्षेत्र में कुछ किया है, लेकिन राष्ट्रकूटा ने कुछ नहीं किया है। तो पालाज ने जो काम किया उसकी वजह से पाला स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ। प्रतिहाराज ने जो किया, प्रतिहारा मतलब प्रतिहारा कहाँ पे थे, पाल ईस्ट में थे, प्रतिहारा वेस्ट साइड में थे। वेस्ट साइड मतलब ये जो आपका राजस्थान गुजरात वाला एरिया है वहाँ पर थे प्रतिहारा। तो ये जो गुजरात और राजस्थान में जो पेंटिंग डेवलप हुई उसको अपभ्रंशा स्कूल कहते हैं। तो आप पाला से एसोसिएट कर सकते हो पाला स्कूल ऑफ आर्ट, और प्रतिहारा से अपभ्रंशा स्कूल, राइट। अच्छा, तो ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हो गई। इसके बाद 1200 से 1500 के बीच में आया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने मिनिएचर पेंटिंग तो बनाई है, एज सच बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क इनके रिगार्डिंग आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने बेसिकली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही बनाई है। इनके बाद नेक्स्ट 200 साल के लिए आ जाएंगे मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड में क्या है आपका कि किंग्स जो हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले आप इसको चाहो तो एक निमोनिक से ऐसे याद रख सकते हो कि भाईजान साहब, ठीक है, या ऐसे भाईजान सलाम ऐसे याद रख सकते हो। तो BHAI भाई, तो B से हो जाएगा बाबर, H से हो जाएगा हुमायूं, A से हो जाएगा अकबर। भाईजान, J से हो जाएगा जहांगीर, सलाम S से हो जाएगा शाहजहां, A से औरंगज़ेब। तो ये किंग्स थे आपके। तो इसमें हर एक किंग ने अपने अपने जितना जिसके पास टाइम था उस हिसाब से ड्राइंग पर टाइम दिया। मुझे लगता है मेन इसमें अकबर और शाहजहां थे ही जिन्होंने ज़्यादा टाइम दिया था। एनीवे, तो मुग़ल पीरियड में क्या था कि 2 जगह आर्ट डेवलप हो रही थी। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो, और एक जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो मुग़ल किंग्स थे उन्होंने कुछ आर्ट बनाई। स्टेट गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल किंगडम जो थे छोटे छोटे, उन्होंने भी कुछ बनाई। तो प्रोविंशियल में नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में अलग अलग हुआ। नॉर्थ इंडिया में कहाँ, एक हॉट रीजन एक कोल्ड रीजन पकड़ लो। हॉट रीजन यानी डेजर्ट जहाँ पे, यानी राजस्थान की भी पेंटिंग डेवलप हुई, राजपूत थे वहाँ पे। कोल्ड यानी हिमालय, हिमालय है ना, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे पहाड़ी पेंटिंग डेवलप हुई। तो ये राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग नॉर्थ में डेवलप हुई। साउथ इंडिया में तो बहुत ढेर सारी आपको पेंटिंग मिलेंगी वो लोकल एरियाज़ की, तो वो भी देख लेंगे हम। तो ऐसा समझ में आया अभी तक क्या चल रहा है हमारा। एंशिएंट इंडिया में लिथिक एज में पेट्रोग्लिफ्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉट के ऊपर पेंटिंग। फिर मेनली जो एम्पायर शुरू होता है उसने म्यूरल पेंटिंग बड़ी बड़ी वॉल पे बनानी शुरू की, बड़ी पेंटिंग्स। मेडिवल इंडिया में छोटी पेंटिंग बनाई जाने लगी, मिनिएचर पेंटिंग। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में 3 किंग्स के द्वारा 400 साल तक जो रहे, 300 साल तक दिल्ली सल्तनत, 200 साल तक मुग़ल पीरियड और 100 साल तक मराठा। अब आ जाते हैं मॉडर्न पेंटिंग में। तो मॉडर्न पेंटिंग में क्या हुआ कि मराठास को तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था, राइट। तो शायद बाजीराव 2 थे, बाजीराव 1 तो बहुत वेलिएंट थे, बाजीराव 2 थे जिनको हरा दिया गया था। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स टुक ओवर, ठीक है, ब्रिटिश टुक ओवर। अच्छा, अब इसमें क्या है, ब्रिटिश ही नहीं बोला जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि मॉडर्न पेंटिंग को आप ऐसा बोल सकते हो कि जब मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ और मराठास को भी हरा दिया गया, तो उस वक्त क्या था, यूरोपियंस आने लगे थे इंडिया में। यूरोपियंस मतलब कैसे आए थे कि सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ABC छोड़ दो, DEF, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रेंच, ये चारों लोग इंडिया आने लगे थे। तो इन सब का इंडियन पेंटिंग के साथ एमलगमेशन हुआ और न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट आए, उसको आप देख लोगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक बार जैसे इनका मतलब यूरोपियंस आ गए तो उसमें ब्रिटिश ने अपने आप स्टैब्लिश कर लिया था। फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ था। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट हुआ था तो यानी फिर इंडियंस एक्टिव हो गए थे। तो उस वक्त इंडिया के अलग अलग रीजन में भी पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है।
जैसे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर और दूसरी फोक पेंटिंग आ गई थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर में। ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा, बंगाल में पटुआ पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, उड़ीसा में सौरा पट्टा चित्रा। वेस्ट साइड में आपका क्या आएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो राजस्थान में बहुत फाड़ू पेंटिंग बनती थी तो फाड़ पेंटिंग। गुजरात और महाराष्ट्र में आपका क्या बनेगा, वर्ली पेंटिंग। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, बिहार है और माउंटेनियस रीजन जो ऊपर से है, तो ऊपर का जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे ठंगका पेंटिंग। बिहार में मधुबनी, मंजूषा पेंटिंग। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में आप क्या पकड़ सकते हो, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन। तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी पेंटिंग, तेलंगाना में चेरियाल पेंटिंग। फिर सेंट्रल रीजन अगर आप देखोगे तो उसमें मध्य प्रदेश और झारखंड वाला एरिया आएगा। तो मध्य प्रदेश में पिठोरा पेंटिंग, झारखंड में पैतकार पेंटिंग, राइट। तो इस तरह से आपको ओवरऑल मुझे लगता है ग्लिम्स मिल गया होगा कि इंडियन पेंटिंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइट। एंशियंट इंडिया में सबसे पहले लिथिक एजेस में पेट्रोग्लिफ्स बने, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसने पॉट्स पर ही पेंटिंग बनानी शुरू की। वैदिक एज में हम फिर से चरवाहे बन गए थे तो ज़्यादा स्कोप था नहीं। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े एम्पायर्स आए, मुगल एम्पायर, डार्क एज, गुप्ता एम्पायर, इन्होंने वॉल्स पर ही पेंटिंग बड़ी बड़ी बनानी शुरू की, तो म्यूरल पेंटिंग्स आई केव्स के ऊपर। फिर उसके बाद मेडिवल पीरियड में जितने भी किंग्स किंगडम थे उन सब ने मिनिएचर पेंटिंग पे फोकस किया, यानी म्यूरल जो बड़ी बनती थी उसके बजाय मिनिएचर छोटी पेंटिंग वो बनाने लगे। तो शुरू के 800 से 1200 तक यानी 400 साल के लिए जो 3 किंग्स थे वो, फिर 300 साल के लिए दिल्ली सल्तनत, 200 साल के लिए मुग़ल पीरियड और 100 साल के लिए मराठा एम्पायर। फिर मॉडर्न पेंटिंग आएगी तो उसमें यूरोपियन सबसे पहले इंडिया में इन्वेड करेंगे तो उनका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा पेंटिंग पे। फिर हमारे लोकल इंडियंस एक्टिव हो जाते हैं तो उन्होंने फोक पेंटिंग कौन कौन से भारत के अलग अलग पार्ट में डेवलप हुई उसके ऊपर है, राइट। तो लेट्स मूव अहेड। तो अब इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा डिटेल्ड में हम कि इंडियन पेंटिंग्स को एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो हम देखेंगे क्या, हम बेसिकली ये देखेंगे कि भाई किसी ने कुछ पेंट किया है तो आप क्या देखोगे, एक तो ये कि उसने बनाया क्या है, और दूसरा ये सोचने की कोशिश करोगे कि उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है उसको बनाने के लिए, पेंसिल क्या यूज़ की, पेपर कौन सा यूज़ किया, यही देखोगे आप कि बनाया क्या है और किस कहाँ पर बनाया है, किस चीज़ का इस्तेमाल करके बनाया है, यही 2-3 क्वेश्चन पूछोगे आप, राइट। तो हम शुरू करते हैं एंशिएंट पेंटिंग से। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में कौन सी आई थी, लिथिक एजेस आई थी 4 ठो, तो देखते हैं उनमें क्या बनता है। तो पेलियोलिथिक एज, मिज़ोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। तो पेलियोलिथिक में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, उन्होंने क्या बनाया और फिर किसका यूज़ करके बनाया। तो पेलियोलिथिक एज के टाइम पे इंसान नया नया आया है तो जो आसपास उसने देखा उसी को बना दिया। उसने ह्यूमंस को बनाया, एनिमल्स को बनाया, डांसर्स को बनाया, ठीक है। और किस चीज़ का इस्तेमाल करके बनाया, उस वक्त आपका फाउंटेन पेन का तो आविष्कार नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया कि मिनरल पिगमेंट्स का यूज़ किया, मिनरल्स का इस्तेमाल, मिनरल को लिया, उनके पिगमेंट्स निकाले और उन्हीं से बना दिया। तो ये जो पिगमेंट थे ये या ओकरे थे या गेरू थे। ये क्या प्रूव करता है कि जब कुछ समझ नहीं थी लोगों में तब भी वो नाचा करते थे, पेंटिंग बनाया करते थे। अब देखो इस सेंटेंस को लिखने का क्या मतलब है, जैसे जब आप कॉन्वर्सेशन करोगे तो आप ऐसा थोड़ी बनाओगे, मतलब अगर आप डायरेक्ट इस तरह का स्टेटमेंट बोलोगे कि पेलियोलिथिक एज पे वो ये बनाते थे, तो यहाँ तक अगर इसको रख दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा स्कॉलरली स्टेटमेंट हो जाएगा कॉन्वर्सेशन में, इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें कुछ आपको नॉर्मलेसी लानी पड़ेगी, तो एक डे टू डे लाइफ का सेंटेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा कि भाई ऐसे बोल सकते हो कि भाई पेलियोलिथिक एज के टाइम से लोग बनाते, ड्राइंग करते और डांस करते आ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब लोगों में कुछ भी नहीं समझ थी तब भी वो नाचा करते थे, गाया करते थे, चित्रकारी किया करते थे, मतलब ये बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो दिस सीम्स लाइक अ बैलेंस्ड स्टेटमेंट, ये थियोरेटिकल नहीं लग रहा। एनीवे यही कोशिश रहेगी हमारी कि जो भी आप पढ़ते जाओ उसको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हो कि ऐसा नहीं लगे कि यू आर कॉन्डिसेंडिंग, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, क्योंकि आपको ये तो रिवाइज़ करना है तो डेली सेंटेंसेस में तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो बैलेंस मेंटेन करना है। एनीवे पेलियोलिथिक एज के बाद मिज़ोलिथिक एज आई। मिज़ोलिथिक एज में क्या, अब एनिमल और ह्यूमन नहीं बना रहे, अब हमारे ह्यूमंस एडवांस हो चुके हैं, अब उन्होंने हंटिंग सीख ली है कि कैसे शिकार किया जाता है, तो अब हंटिंग की पिक्चर मिली है। अब उन्होंने इसको कैसे बनाया है, तो अब उन्होंने लाल रंग का यूज़ किया है इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। न्यूलिथिक एज में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, होंगी पेंटिंग तो पता नहीं है उसका। नेक्स्ट आते हैं चालकोलिथिक एज में। अब चालकोलिथिक में उन्होंने क्या बनाया है, अब ह्यूमंस और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। अब उन्होंने बैटल करनी शुरू कर दी है, तो बैटल शुरू कर दी है तो आपको कैसी पेंटिंग मिलेगी कि मैन राइडिंग हॉर्सेस, एलिफेंट्स, उन्होंने हाथ में तीर बाण लिया हुआ है, इन सब चीज़ों की ड्राइंग आपको मिलेगी, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको मिलेगा कि एनिमल की स्किन का यूज़ करके कपड़े और शेल्टर बनाए हुए हैं, ये सब दिखेगा आपको पेंटिंग में। फिर उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया इस चीज़ को बनाने में, ग्रीन रंग, येलो रंग, तो यानी लाल रंग का इस्तेमाल किया था मेसोलिथिक के टाइम पे, और चालकोलिथिक के टाइम पे ग्रीन और येलो कलर का इस्तेमाल किया है। ये मिलेगा कहाँ पे, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ जाओ आप, वहाँ पे मिलेगा। एमपी में नरसिंहगढ़ है, वहाँ पर आपको मिलेगा, और छत्तीसगढ़ में जोगीमारा केव्स में आपको मिलेगा, राइट। तो एंशिएंट पेंटिंग्स में ये तो हो गई लिथिक एजेस में जो पेट्रोग्लिफ्स बने। पेट्रोग्लिफ्स मतलब बेसिकली एनग्रेविंग्स ऑन रॉक्स। एक फैक्ट आप याद रख सकते हो कि ये तो मैंने एज वाइज आपको बता दिया है कि कैसी पेंटिंग मिली है, बट जो सबसे पहली पेंटिंग हमको मिली थी वो कहाँ पे मिली थी, तो वो हमको मिली थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल में भी कहाँ पे, भिमबेटका केव्स में। ऑब्वियसली केव में ही मिलेगी, राइट। जो शुरू में इंसान होगा वो कहाँ केव में गया होगा छुपने छुपाने, तो वहीं पे उसको थोड़ा टाइम मिला तो उसने ड्राइंग कर ली। खुले में थोड़ी बनाएगा ज़मीन में, ज़मीन में बनाया भी होगा तो वो बचेगी थोड़ी। एनीवे, तो पहली हमको पेंटिंग मिली है भिमबेटका केव में, जो कि एमपी में भोपाल में है। और इसे खोजा किसने था, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे वीएस वकनकर, उन्होंने। तो भिमबेटका की इस केव में मिला क्या है भाई, वो तो बहुत पुरानी पहली पेंटिंग है, तो उसमें वही एनिमल्स मिलेंगे आपको और ह्यूमंस मिलेंगे। तो एनिमल में सांप, टाइगर, एलिफेंट, इन सब की फ़ोटो बनाई हुई है, और एवरीडे लाइफ इवेंट जो थे ह्यूमंस के उनको बनाया गया है। तो ये हो गई लिथिक एजेस, राइट। अच्छा, लिथिक एज के बाद फिर 2800 से 1800 बीसी के बीच में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी। तो वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, उनका तो काम इतना ज़्यादा बारीक था कि उन्होंने पॉट वगैरह के ऊपर पेंटिंग की हुई है, ठीक है। तो उनका तो पॉट्स वगैरह मिले हैं। फिर आप छोड़ दीजिए, फिर आगे आप आएंगे वैदिक एज में, ऋग्वेदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। तो इसमें इंसान वापस चरवाहा बन चुका है, तो इसमें उन लोगों ने शायद पेंटिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, और लिया भी है तो हमें कुछ नहीं मिला है। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, सिटीज़ बनी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनी, दैट इज़ जनपद, महाजनपद आए। फिर एम्पायर बनना शुरू हुए। तो सबसे बड़ा एम्पायर पहला था मौर्यन एम्पायर, उसके बाद डार्क एज आई, डार्क एज के बाद फिर तीसरा एम्पायर आपका गुप्ता एम्पायर है। तो यहाँ से पेंटिंग मेन शुरू हुई। इन लोगों ने पेंटिंग कैसी बनाई है, म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग मतलब बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई है इन्होंने वॉल के ऊपर, राइट। म्यूरल पेंटिंग की डेफिनेशन क्या है, वर्क ऑन वॉल्स, वेरी लार्ज पेंटिंग। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने ये पेंटिंग बनाई कहाँ पे है और इसका सब्जेक्ट क्या है। तो हमें ये जो म्यूरल पेंटिंग मिली है ये मिली है केव्स के अंदर। अब केव्स दो तरह की हो सकती हैं, एक हो सकती है नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल केव्स जो अपने आप पहले से ही कटी हुई थी, और जो आर्टिफिशियल है मतलब हमने रॉक में खुद काट काट के चैम्बर्स बनाए हैं और फिर उसमें पेंटिंग बनाई है। तो नेचुरल केव्स और रॉक कट चैम्बर्स, आपको दोनों में पेंटिंग मिलेगी। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यही है कि जब वैदिक एज आ गई थी तो यानी हिंदू, उसी समय माना गया है कि वेदास बने हैं, और वेदास आर द लिटरेचर विच इज़ एसोसिएटेड विथ हिंदुइज्म। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग हिंदुइज्म एंड सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव। तो जिसमें उनको मिला बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एज एन ऑल्टरनेटिव। तो तीन रिलीजन इस वक्त डेवलप हो चुके थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। और इन्हीं रिलीजियस पेंटिंग को बनाया गया है म्यूरल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि केव्स में मिली हैं ये पेंटिंग, तो जो मोस्ट फेमस केव्स हैं उनको हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे हम। और जो दूसरी केव्स हैं जिनमें मिली हैं इंपॉर्टेंट वो भी हैं, लेकिन उसको उतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे, राइट। तो हम ये जो म्यूरल पेंटिंग है इनको दो केव्स में डिवाइड कर देते हैं। बेस्ट केव्स कौन सी हैं, बेस्ट एग्जांपल जहाँ आपको मिलेंगे, ऑब्वियसली अजंता एंड एलोरा, दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं आपके, महाराष्ट्र में मिलेंगे ये दोनों आपको, अजंता केव, एलोरा केव। और जो दूसरे एग्जांपल्स हैं वो आपको कैसे याद हो जाएंगे, राज लैब्स, राज लैब्स याद करके, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो दूसरी पेंटिंग बनाई गई हैं वो कहाँ पे, कौन सी केव में बनाई गई हैं, वो ऐसी केव में बनाई गई हैं जिसको कि राजा लोग लैब की तरह इस्तेमाल करते थे पेंटिंग बनाने के लिए, ऐसा याद रख सकते हो। तो राजा लैब्स, तो उसमें अब आपको ये कैसे याद होगा, देखिए आर से आपको याद हो जाएगा रावण छाया रॉक शेल्टर, ये उड़ीसा में है, ठीक है, रावण छाया। फिर ए से याद हो जाएगा अरमा मलाई केव पेंटिंग। अब ये मलाई वगैरह इससे तमिलनाडु आपको याद हो जाएगा, वहाँ पे इस तरह के नाम होते हैं। फिर राजा, जे से क्या होगा, जोगीमारा केव पेंटिंग्स, जोगीमारा तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में है। राजा लैब्स, एल से क्या हो जाएगा, लेपाक्षी पेंटिंग, लेपाक्षी आपको कहाँ पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। फिर ए अरमा मलाई, ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर बी लैब्स, बी से हो जाएगा बाघ केव पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश में है, और बदामी केव पेंटिंग जो कि कर्नाटका में है। और एस से हो जाएगा सीता नवासल केव पेंटिंग्स जो कि तमिलनाडु में है। तो कवर हो गया
मतलब ये म्यूरल पेंटिंग कहाँ पे पाई गई हैं? बेस्ट एग्जांपल अजंता एलोरा हो गए, जिसको अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और अदर एग्जांपल्स आपको राजा लैब से याद हो गए, जहाँ पे आपको उस केव का नाम पता चल गया और वो केव इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है ये पता चल गया। तो अब जो ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं अजंता केव्स और एलोरा केव्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छी म्यूरल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पर आ जाते हैं? अजंता केव पेंटिंग्स पे। अजंता केव्स कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे केव के बारे में, थोड़ा सा फैमिलियराइज़ हो जाएं कि केव कैसी थी, कितनी थी। फिर उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसने पेंटिंग की है। अगर कोई ड्राइंग आपके सामने आती है तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि पेंटर कौन है भाई, बनाया किसने इसको। फिर अगली चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो तो आप ये जानने की कोशिश करते हो कि किस चीज़ का इस्तेमाल करके बनाया है और क्या बनाया है, यही सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले अजंता केव पेंटिंग है जैसे, तो उस केव के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अजंता केव जो हैं ये 29 केव्स का सेट है, मोटा मोटा 30 पकड़ सकते हो, 30 केव्स हैं टोटल वहाँ पे, राइट। तो बहुत ढेर सारी, ऐसा कोई एक केव नहीं है, ढेर सारी केव्स हैं, सीरीज़ ऑफ केव्स। अब पेंटर यानी आखिरकार ये पेंटिंग्स बनाई किसने अजंता केव में? तो मौर्यन एम्पायर से लेके गुप्ता एम्पायर तक, मतलब मौर्यन एम्पायर, फिर डार्क एजेस के टाइम पे जो भी किंग्स आए रहे होंगे उनमें से किसी ने, प्लस गुप्ता एम्पायर, इनके टाइम पर ये सारी पेंटिंग्स की गई हैं अजंता केव में। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है किस चीज़ का इस्तेमाल करके पेंटर ने बनाया ये? उस वक्त फाउंटेन पेन तो थी नहीं, ठीक है, एच बी पेंसिल भी नहीं थी, तो किसका इस्तेमाल करके बनाया उन्होंने? तो उन्होंने वेजिटेबल उठाए नेचर से, मिनरल उठाए नेचर से, और इन्हीं का इस्तेमाल करके डाई बना लिया। तो इन्होंने क्या किया, रेड कलर का यूज़ करके आउटलाइन बनाई हुई है अपने फिगर्स की, तो ये पता चल गया, ठीक है भाई, किसने पेंट किया है, किसका इस्तेमाल करके पेंट किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया बनाया क्या है उन्होंने, इतने पुराने टाइम पे उनके ख्यालात क्या थे, ऐसा क्या बना दिया उन्होंने, राइट। अच्छा, तो अब ये देखा जाए कि सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में समरी बता रहा था इस चैप्टर की, तो मैंने ये कहा था कि एंशिएंट पेंटिंग्स में तीनों सब्जेक्ट टच किए गए हैं, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बट ऐसा नहीं है कि हर जगह पेंटिंग में ये तीनों सब्जेक्ट टच किए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो दो मेजर मैं एग्जांपल आपको केव के बता रहा हूँ, अजंता केव और एलोरा केव, इसमें अजंता केव की पेंटिंग्स का एंटायरली ध्यान किस पे है? बुद्धिज़्म पे, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म पे। यहाँ पे हिंदुज़्म और जैनिज़्म की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर आप एलोरा केव पेंटिंग्स में जाओगे तो दे आर मोर एग्जॉस्टिव इन नेचर, वहाँ पर आपको तीनों रिलीजन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, तीनों मिलेंगे। ये चीज़ क्लियर है? अजंता केव पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एंड एलोरा केव पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू ऑल द थ्री रिलीजन्स। एनीवे, तो अजंता पेंटिंग में क्या बनाया उन्होंने? बुद्धिज़्म से रिलेटेड बनाया। बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्या बनाया होगा? उन्होंने बुद्धा को बनाया होगा, और बुद्धा से एसोसिएटेड जो जताका स्टोरीज़ होंगी उन्होंने उसको बनाया होगा। बस यही दो चीज़ उन्होंने बनाई हैं। अब बुद्धा से रिलेटेड उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बुद्ध को डायरेक्टली ना बना के बुद्ध के फीचर्स को बनाया है। मतलब एक तो बुद्ध की पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बुद्ध की विजडम, चतुराई को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बुद्धा का कंपैशन जो है, करुणा जो है, उसको दिखाने के लिए अलग अलग फिगर्स बनाए। तो बुद्धा की पावर यानी वज्र, वज्र एक पावरफुल वेपन है ना, तो वज्र यानी वज्रपानी, जो कि बुद्धा की पावर को सिंपलाइज़ करता है, उसको बनाया है। बुद्ध की विजडम, मंजू बहुत वाइज लेडी है, तो मंजूश्री को बनाया है बुद्धा की विजडम के लिए। बुद्धा का जो कंपैशन है, पद्मा, उसके लिए पद्मा पानी या अवलोकितेश्वर को बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धा को उनके फीचर से अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। और बुद्धा की जताका स्टोरीज़ के बारे में क्या है? जताका स्टोरीज़ बहुत ढेर सारी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे एक स्टोरी क्या है, द एज इन लायंस किचन, मतलब एक गधा जिसे कि शेर की खाल मिल गई थी। तो आप ऐसे, वो स्टोरी कुछ इस तरह से चलती है। ये बेसिकली मॉरल स्टोरीज़ हैं कि आप इनको जानोगे तो आपको लास्ट में एक मॉरल लेसन मिलेगा, ठीक है, याद रखने के लिए, यही इनका पर्पज़ है। तो उसमें स्टोरी में क्या होता है कि जैसे एक बार एक गधा होता है, वो ऐसे ही जा रहा होता है, तो उसे शेर की खाल मिल जाती है, तो वो शेर की खाल को पहन लेता है। तो सामने से क्या होता है कि एक खरगोश आ रहा होता है, वो जब देखता है उस गधे को शेर की खाल में, तो वो डर जाता है कि मुझे खा लेगा, तो वो भाग जाता है। ये देख के गधे को बहुत मज़ा आता है और वो पास की झाड़ में छुप जाता है। ऐसे ही फिर आगे ढेर सारे जानवर आया करते हैं, कभी हाथी आ जाता है, कभी कोई, तो वो उस झाड़ में से कूद के उनके सामने एक बार की आ जाता है, तो शेर की खाल की वजह से वो जानवर डर के भाग जाते हैं। एक बार इस तरह लोमड़ी सामने आती है, और अभी तक उस गधे को इतना मज़ा आता है कि वो क्या करता है, अब लोमड़ी को भी डराने के लिए सामने आ जाता है। लोमड़ी भागने लगती है पीछे, लेकिन तभी गधा क्या होता है, इतना खुश हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं शेर की तरह दहाड़ दूँ, लेकिन उसके मुंह से ढैंचू ढैंचू निकल जाता है। तो लोमड़ी उसी वक्त रुक के वापस आ जाती है और बोलती है कि हम आसानी से डर जाते क्योंकि हम तो तुम्हें शेर समझ रहे थे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी तुमसे कंट्रोल नहीं हुई और तुम अपने आप को
असल का शेर समझ के दहाड़ने लगे, जिससे तुम्हारा खुलासा हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस कैसी है, आप जिस वक्त बोल दोगे उसी वक्त आपका दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो इस तरह की जताका स्टोरीज़ का भी मेंशन्ड है, राइट। तो अजंता केव्स में ये बुद्धिज़्म और जताका स्टोरीज़ के ऊपर पेंटिंग है। यूनिकनेस क्या है उन पेंटिंग्स की? यूनिकनेस बोलोगे तो ही यूनिकनेस है। ही यानी एच एंड ई, एच से हो जाएगा हेयर स्टाइल और ई से इमोशन। तो हेयर स्टाइल से क्या यूनिकनेस है कि जो भी फीमेल फिगर को बनाया गया है अजंता केव्स में, उनकी एक यूनिक हेयर स्टाइल है। और इमोशंस की बात करोगे तो इमोशंस उसमें ह्यूमंस के ही नहीं, इवन एनिमल्स और बर्ड्स के भी इमोशंस को शो किया गया है। हाँ, ये है कि ह्यूमंस के इमोशन को शो करने के लिए हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एनिमल्स और बर्ड्स के भी इमोशन को शो किया गया है। तो एनीवे, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे अजंता केव में 29 केव्स हैं। इसको मौर्यन एम्पायर, डार्क एज और गुप्ता एम्पायर ने बनाया हुआ है। वेजिटेबल और मिनरल डाई से ये पेंटिंग बनाई गई हैं, और उन्होंने बेसिकली बुद्धिज़्म और जताका स्टोरीज़ को प्रदर्शित किया है अपनी पेंटिंग में। इसके बाद दूसरी जो मेजर पेंटिंग्स हैं वो एलोरा केव्स में आपकी पाई जाएंगी। अजंता केव आपकी महाराष्ट्र में है। एनीवे, एलोरा केव पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या है, एलोरा केव में कितनी केव में मिली है? 5 केव्स हैं जिनमें कि आपको म्यूरल्स मिले हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग मिली हैं, कैलाशा टेम्पल स्पेशली। अच्छा, इन्होंने क्या है, एलोरा केव की ये खासियत है कि अजंता केव की तरह इन्होंने सिर्फ बुद्धिज़्म पे नहीं ध्यान दिया है, बल्कि इन्होंने सारे रिलीजन्स पर ध्यान दिया है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली वही गॉड्स और गॉडेसेस की पेंटिंग आपको मिलेगी। गॉड्स में क्या है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी को तो शिव जी ने ये शाप दे दिया था कि आपकी पूजा होगी नहीं कभी, तो ब्रह्मा जी को छोड़ दो आप, तो शिव जी और विष्णु जी की आपको गॉड के रूप में मिलेगी पेंटिंग। गॉडेसेस में लक्ष्मी और दूसरी जो अप्सराएँ थी उनकी पेंटिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये कवर हो गई आपकी एंशिएंट टाइम पे मेन पेंटिंग्स जो कि केव्स अजंता और एलोरा में थी। इसके अलावा बची हुई केव्स जो हैं वो हैं, उसको राजा अपनी लैब की तरह इस्तेमाल करते थे। राजा लैब्स निमोनिक से आपको वो केव्स याद हो जाएंगी, और वो किन स्टेट्स में लोकेटेड है वो याद हो जाएंगी। एनीवे, तो यहाँ पे आपकी एंशिएंट पेंटिंग्स ख़त्म हो गई, लिथिक एजेस और इंडस वैली सिविलाइजेशन और बचे हुए एम्पायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, मेडिवल पेंटिंग्स कि मेडाइवल पेंटिंग्स में क्या हुआ आपका। तो मेडाइवल पेंटिंग्स में वही है कि मेडाइवल एज शुरू कैसे होगी, वही ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल से। सबसे पहले 800 से 1200 तक, आपके 400 साल तक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, 3 किंग थे जो कि कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, प्लस साउथ में चोलास थे। फिर उसके बाद 300 साल के लिए दिल्ली सल्तनत आएगी 1200 से 1500 तक। 1526 में फिर आपकी बैटल ऑफ पानीपत होगी, जिसके बाद 200 साल के लिए मुगल्स रूल करेंगे 1500 से 1700 तक। मुगल के डिक्लाइन का मेन कारण क्या था कि मराठाज आ जाते हैं, तो 1700 से 1800 तक मराठाज आएंगे। एनीवे, तो इसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं 800 से 1200 तक, जैसे इस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो चला कन्नौज के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में के बीच में। तो पाला और प्रतिहारा दोनों पी से शुरू होते हैं, यानी ये दोनों पेंटिंग में इंटरेस्टेड थे, राष्ट्रकूटा इंटरेस्टेड नहीं थे। पालाज ने पाला स्कूल डेवलप किया, और प्रतिहाराज ने क्या किया, प्रतिहारा यानी वेस्ट साइड में थे, राजस्थान गुजरात साइड, तो उन्होंने अपभ्रंश स्कूल शुरू किया। पालाज ने भी जैसा अजंता की पेंटिंग में था, पालाज ने भी बेसिकली बुद्धिज़्म पर ही फोकस किया है, तो इनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, और फिर प्रतिहारा का अपभ्रंश स्कूल। तो पाला स्कूल में क्या है सबसे पहले पेंटर कौन था, किसने बनाया? ऑब्वियसली पाला किंग्स जो थे उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है ड्राइंग के लिए? तो उन्होंने केव पे नहीं पेंटिंग बनाई है, उन्होंने पत्ती वगैरह पे पेंटिंग बनाई है। पाम लीफ हो गई, वेलम पेपर हो गया, इस पर उन्होंने पेंटिंग की हुई है। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने बनाया क्या है, ठीक है। जैसे अजंता केव में आपको बुद्धिज़्म पे पेंटिंग मिलेगी, एलोरा केव में हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में मिलेगी। उसी तरह लिथिक एज पे आपको ह्यूमंस, एनिमल्स, ह्यूमन हंटिंग के लिए जो आएंगे उनकी पेंटिंग, ह्यूमन जो बैटल करेंगे उसकी पेंटिंग। तो उसी तरह पालाज ने क्या बनाया, तो पालाज का मेन फोकस था बुद्धिज़्म पेंटिंग पे। उनकी यूनिकनेस ये थी कि उन्होंने लोनली फिगर्स बनाए हुए हैं। पालाज ने लोनली फिगर यानी एक ड्राइंग में एक ही बंदे की पेंटिंग बनाई है, ऐसा नहीं कि ग्रुप में पेंटिंग बना दी हो नाचते गाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। फिर पालाज के बाद प्रतिहारा, अपभ्रंश स्कूल है। अब अपभ्रंश स्कूल, इसके पेंटर कौन है, तो वही प्रतिहारा मैंने सिर्फ याद रखने के लिए रखा है, इसको आप बेसिकली स्टेट से याद रखना कि यहाँ पे पेंटर कौन थे, राजस्थान और गुजरात वाले रीजन के थे, मेवाड़ रीजन वाले लोग थे जिन्होंने पेंटिंग की है। इन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है पेंटिंग के लिए? अगेन, इन्होंने भी केव पे पेंटिंग नहीं बनाई है, इन्होंने एक पत्ती वगैरह ली है, पाम लीफ, उस पर पेंटिंग की है, पेपर पे पेंटिंग की है। पालाज ने फोकस किया किस पे, बुद्धिज़्म पे। अपभ्रंश स्कूल ने किस पे फेमस किया, प्रतिहारा ने जैनिज़्म पे, ठीक है। तो उनकी यूनिकनेस क्या थी इनकी, अपभ्रंश स्कूल की,
कि इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स और बर्ड्स इन्होंने भी बनाया है। तो जो ह्यूमंस बनाए, ह्यूमंस दो तरह के, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो जो मेल बनाया है उनकी आंखें थोड़ा फ़िश शेप की हैं, नोज़ थोड़ी पॉइंटेड सी रखी है, चिन डबल चिन के रूप में रखी है। फीमेल्स को दर्शाने के लिए उन्होंने ह्यूज हिप्स और ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है कि देख के ही पता चल जाए कि ये फ़ीमेल कैरेक्टर है। तो देख रहे हो, मतलब उन्होंने ऐसा बॉडीली फीचर अडॉप्ट करने में कोई शर्म लज्जा नहीं रखी है, जो जैसा है वैसा ही है। मेल फीमेल्स को बनाया, एनिमल्स और बर्ड्स को उन्होंने खैर खिलौनों की तरह बनाया, आपको हंसी आएगी देख के, राइट। तो इससे क्या पता चला कि जैसे अजंता स्कूल में सिर्फ एंशियंट टाइम पे उन्होंने तीनों रिलीजन को एक्सप्लोर किया, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। अजंता केव में सिर्फ बुद्धिज़्म, एलोरा में हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। तो मेडिवल एज आते आते ये पालाज ने तो पालाज जो कि ईस्ट में थे, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल के साइड, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म पे फोकस किया। क्यों भाई, बिहार वगैरह सब ईस्ट में ही तो है, बिहार और यूपी वाला, तो उसी के नीचे जो है वो बुद्धिज़्म से ज़्यादा प्रभावित हुए। और ये जो अपभ्रंशा वाले स्कूल वाले यानी वेस्ट वाले, उन्होंने जैनिज़्म पे ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए आपको राजस्थान वगैरह में जैन्स ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, हिंदुज़्म को छोड़ दिया है, कोई जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं इनके 400 साल के रूल के बाद। अब आएगी आपकी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने सिर्फ़ और सिर्फ इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे काम किया, उनका बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब देखो, बात यह है कि दिल्ली सल्तनत वाले क्या थे, पहले इस्लामिक इन्वेडर्स थे जो कि इंडिया में आए थे, इस्लामिक रूलर्स थे। तो ऑब्वियसली वो अपने साथ पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग लेके आए थे, लेकिन क्योंकि वो इंडिया में सेटल हो गए तो उनके पेंटिंग्स में इंडियन एलिमेंट्स भी जुड़ गए, राइट। तो ये पर्शियन और इंडियन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन था जो कि एक तैयार हुआ। उन्होंने बनाया क्या, वही इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उसमें क्या है, बुक ऑन क्रॉकरी, निमतनामा, राइट, ये बनाया उन्होंने। अच्छा, दिल्ली सल्तनत हो गई। नेक्स्ट आपके कौन से आएंगे, अब आ जाएंगे आपके मुगल्स। तो मुग़ल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग हुई है, ढंग से पेंटिंग हुई है, मतलब मजाक नहीं किया है मुग़लों ने दम लगा के पेंटिंग बनाई है। देखते हैं क्या बनाई है। मुग़लों के टाइम पे दो जगह पेंटिंग आपकी डेवलप हुई है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राजा थे, राजाओं ने अपनी पेंटिंग बनाई है, और स्टेट गवर्नमेंट यानी जो लोकल रूलर प्रोविंसेस थे वहाँ पर अलग पेंटिंग डेवलप हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो राजाज ने पेंटिंग बनाई है बेसिकली, मतलब मुग़लों ने जो पेंटिंग बनाई है वो बेसिकली एक तो पेंटर्स को पेट्रनाइज़ करते थे, पैसा वगैरह अवार्ड वगैरह दिया करते थे अच्छे काम के लिए, ठीक है। एक तो हम इसको देखेंगे कि पेंटर्स को उन्होंने पेट्रनाइज़, कौन कौन से पेंटर को पेट्रनाइज़ किया, और फिर उनके फेमस वर्क और पेंटिंग्स क्या क्या हैं, बस यही दो चीज़ें देखेंगे। इसमें मेनली आपके अकबर और जहांगीर हैं जिन्होंने मचाया हुआ है, बाकी ने तो जो थोड़ा बहुत किया है वो किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले बाबर की बात करें तो बाबर ने मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया है, तो उनकी पूरी जान इसमें लग गई कि दिल्ली सल्तनत में लोधी किंगडम को हराया कैसे जाए। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 की जो थी उसमें पूरी जान लगी है। तो वो ज़्यादा टाइम पेंटिंग को दे नहीं पाए, फिर भी उन्होंने पेट्रनाइज़ किया था पेंटर को जिसका नाम था बेहज़ाद, बी फॉर बाबर, बी फॉर बेहज़ाद, बेहज़ाद को पेट्रनाइज़ किया। हुमायूं भी पूरी ज़िंदगी भर शेरशाह सूरी से ही लड़ते रह गए, बीच में हारे भी थे, बाद में वापस आए थे। तो वो पूरी ज़िंदगी भर शेरशाह सूरी के ही साथ बिजी थे, तो वो भी ज़्यादा पेंटिंग पे नहीं ध्यान दे पाए, और उन्होंने दो आर्टिस्ट को पेट्रनाइज़ किया। एम, हुमायूं, माँ आता है ना MA, तो AM उल्टा हो जाएगा उसका, तो A से एबदस समाद और M से मीर सैयद अली, इनको पेट्रनाइज़ किया। अब आएगा आपका मेन आदमी अकबर द ग्रेट। उसको ग्रेट इसीलिए बोलते हैं कि वो इसने किसी भी एरिया में छोड़ा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, पेंटिंग, रिलीजन, हर जगह उसने कमाल का काम किया है। एनीवे, तो अकबर ने क्या किया, जैसे बाबर और हुमायूं पेट्रनाइज़ करते थे पेंटर को, अकबर ने भी पेट्रनाइज़ किया है। अब अकबर ने किसको किया है, BD को किया है, B फॉर बसावन, D फॉर दासवंत, बसावन और दासवंत को पेट्रनाइज़ किया है। और अकबर की खास बात क्या थी, अकबर ने ऐसा कुछ किया था जो अभी तक ना तो बाबर कर पाए ना हुमायूं कर पाए। अकबर ने पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था पेंटर्स के लिए। पेंटिंग को हिंदी में बोलते हैं तस्वीर, तो उन्होंने तस्वीर खाने के नाम से पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था। अब रिज़ल्ट क्या हुआ कि भाई जब आप ऐसा पूरा डिपार्टमेंट कर दोगे, यानी आप आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी अच्छी मैन्यूस्क्रिप्ट्स इस वक्त प्रोड्यूस हुई। और फिर इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में से जो बहुत ही अच्छी क्रिएशन थी जो अकबर को पसंद आई, इवन अकबर ने उसके लिए अवार्ड रखने का भी प्रोविज़न कर दिया था, पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो कुछ जो ये फेमस पेंटिंग थी उनको हम देखते हैं, ठीक है। फेमस पेंटिंग को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो दिल में ठक्क से लग जाए, तो ठक्क से लग जाए यानी THA, तूतीनामा, T से, H से हमज़ानामा, A से अनवरी सुहेली, तो तूतीनामा, हमज़ानामा, अनवरी सुहेली, ये कुछ फेमस पेंटिंग थी अकबर के टाइम पे। देन आते हैं जहांगीर। जहांगीर अलग लेवल पे लेके चले गए पेंटिंग को।
जहांगीर का एक्चुअल में खुद में ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था पेंटिंग में। मुझे लगता है कि जब अकबर ने तस्वीर खाना बनाया होगा तो शायद जहांगीर भी तस्वीर खाने में जाते रहे होंगे, तो उन्हें पेंटिंग में इंटरेस्ट आ गया होगा। एनीवे वो खुद ही बहुत बड़े पेंटर थे जहांगीर। लेकिन उन्हें कैसी पसंद थी? नेचुरलिस्टिक पेंटिंग पसंद थी, मतलब नेचर से रिलेटेड, फ्लोरा और फौना, वो चिड़िया, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, ये सब बनाया करते थे। और उन्होंने किस आर्टिस्ट को पेट्रनाइज़ किया है? उस्ताद मंसूर को। फेमस वर्क उनका क्या है? अय्यार दानिश, टच स्टोन ऑफ नॉलेज। फिर उसके बाद आ जाएंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ जहांगीर के बिल्कुल उल्टा है। जहांगीर को पसंद था नेचुरल पेंटिंग, और शाहजहाँ को पसंद है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। हो सकता है ये बोर हो गए हों अपने पापा की नेचुरल पेंटिंग फूल पत्ती देख के, तो शाहजहाँ ने सोचा हो कि हम आर्टिफिशियल एलिमेंट पे फोकस करें। फिर आए औरंगज़ेब। औरंगज़ेब तो यार उनको मज़ा वज़ा नहीं आता था इन सब में, ना पेंटिंग, नाच गाना, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस एक्सपेंशनिस्ट उनकी पॉलिसी थी। एनीवे, तो ये थे मुग़ल एम्पायर में किंग्स जिन्होंने अपनी अपनी कोशिश की और पेंटिंग्स को डेवलप किया। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट यानी मुग़ल एम्पायर में ही जो लोकल रूलर्स थे, जो प्रोविंसेस थे, उन्होंने कैसी कैसी पेंटिंग्स डेवलप की, राइट। अच्छा, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मुग़लों के तो दोस्त थे, एक फ्रेंड्स थे, ठीक है। राजपूत। राजपूत कहाँ पे थे? ये राजस्थान वगैरह वाले रीजन में थे, राइट। तो इन लोगों ने कुछ पेंटिंग डेवलप की, इसको हम देखेंगे। बाकी मुग़ल के टाइम पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कैसी कैसी पेंटिंग्स आई उनको देखेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे फ्रेंड्स की बात करें मुग़लों के, तो वो क्या थे? राजपूत। राजपूत कहाँ पे थे? राजस्थान में। तो राजस्थानी स्कूल डेवलप हुआ। तो राजस्थानी इनिशियली इंडिया की के ही कल्चर को लेके आगे बढ़े थे, यानी उन्होंने इनिशियली म्यूरल पेंटिंग बनाई थी, बाद में वो मिनिएचर पेंटिंग पे आए थे। और उनकी थीम बेसिकली क्या थी? वही रिलीजियस थीम थी, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे आप राजस्थानी पेंटिंग को? बमक के नाम से याद रखो, बमक। बी से हो जाएगा बूंदी स्कूल, ए से हो जाएगा अजमेर जयपुर स्कूल, एम से मेवाड़ स्कूल, एम से मरवाड़ स्कूल, के से किशनगढ़ स्कूल। तो ये आपके जो 5 स्कूल्स हैं, इनको हम थोड़ा देखेंगे ढंग से कि इन्होंने क्या क्या बनाया है, राइट। फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया आ जाएगा आपका। नॉर्थ इंडिया मतलब पहाड़ वाला रीजन जो है ना अपना, हिमालय वाला, वहाँ पे। तो हिमालय में आपको 2 ही हिमालयन स्टेट समझ में आएंगे इंडिया के, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर में बशोली नाम की जगह है, वहाँ पे बशोली स्कूल। उत्तराखंड में कांगड़ा वैली है, जहाँ हम लोग जाके भी आए हैं हिपा की ट्रेनिंग के टाइम पे, तो कांगड़ा स्कूल है। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका में एक जगह है मैसूर, तमिलनाडु में है तांजोर। तो मैसूर पेंटिंग और तांजोर पेंटिंग, राइट। इन्हीं 3 को अब आपको बस देखना है। तो हम आते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले मुग़लों के दोस्त यानी राजपूतों के साथ, जो कि राजस्थान में थे। तो राजस्थान स्कूल में क्या है याद रखने का तरीका? बमक। बी फॉर हो गया बंडी स्कूल। तो बंडी स्कूल जैसा मैंने बनाया, थीम वही रहेगी, बस रिलीजियस थीम है ज़्यादातर इनकी। तो बंदी स्कूल में क्या है? महाभारत पे मेन फोकस किया गया। महाभारत एक जनरल टर्म है, मतलब ये रामायण और महाभारत और पुराण, इसी के चारों ओर नाचेंगे ये, यही सब बनाया है इन्होंने, ठीक है। महाभारत में मेन कैरेक्टर कौन है? कृष्ण जी। तो उन्होंने बूंदी स्कूल में कृष्ण भक्ति से रिलेटेड पेंटिंग की गई हैं। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने लोकल वेजिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, पेड़ पौधे भी बहुत ध्यान लगा के बनाए, डिटेल डिपिक्शन है उसका। देन बमक। ए से हो जाएगा अजमेर जयपुर स्कूल। सवाई प्रताप सिंह नाम के राजा थे, उनके अंडर ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। उन्होंने भी, जैसे अकबर ने एक आपका तस्वीर खाना नाम का अलग ही डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दिया था, वैसे ही सवाई प्रताप सिंह ने भी एक पेंटिंग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, इसका नाम था सूरत खाना। इनकी थीम क्या थी? इन्होंने रामायण और पुराण पे ड्राइंग्स बनवाई थी। फिर मेवाड़ स्कूल आया, बमक, एम फॉर मेवाड़ एंड मरवाड़। तो मेवाड़ स्कूल में क्या था? इन्होंने एपिक्स जो पुरानी थी, रामायण महाभारत, उस पर तो बनवाई ही। इन्होंने करंट इवेंट्स जो थे, यानी कोर्ट लाइफ, कोर्ट के अंदर क्या तमाशा चल रहा है, तो उस पर तमाशा पेंटिंग्स बनवाई थी। फिर बमक, एम फॉर मरवाड़ स्कूल। मरवाड़ स्कूल एम से मान सिंह ने बनवाई थी। इन्होंने शिव पुराण और पंचतंत्र के ऊपर बनाई थी। बमक। के से हो जाएगा किशनगढ़ पेंटिंग। ये थे जो थोड़ा नया करने चले थे। इन्होंने रोमांटिक थीम पकड़ी थी, लेकिन डिवोशन को नहीं छोड़ा था, रिलीजन को नहीं छोड़ा था। तो रोमांस का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? राधे कृष्ण के बीच का रोमांस, यानी महाभारत। तो महाभारत में राधे कृष्ण का रोमांस जो है वो किशनगढ़ की पेंटिंग में आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर लोकल रोमांटिक थीम देखनी है, तो जैसे हीर रांझा की स्टोरी थी, उसी तरह सावन सिंह और बनी ठनी, इनकी लव स्टोरी थी। तो इस तरह से आपने देखा कि राजस्थानी स्कूल पूरा वही है, आपको इसमें रामायण, महाभारत, पुराण, इन्हीं के चारों ओर आपको सारी पेंटिंग दिखेंगी। अब आते हैं नॉर्थ इंडियन पेंटिंग्स जो मुग़लों के टाइम पे आई। तो नॉर्थ इंडियन पेंटिंग्स को आप बोल सकते हो
नॉर्थ इंडिया भी आपका क्या था, मुग़ल ओवरलॉर्डशिप के ही अंडर था, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुग़ल ओवरलॉर्डशिप। एनीवे, तो नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है बशोली, तो बशोली स्कूल। उत्तराखंड में कांगड़ा वैली है, तो कांगड़ा स्कूल। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पे आते हैं, बशोली स्कूल पे। उनकी थीम अगेन वही रामायण और महाभारत। महाभारत में आपके कौन है, कृष्ण जी, तो राधे कृष्णा के ऊपर बशोली स्कूल में बनाई गई है। उनका यूनिक क्या है कि फेसेस बहुत ही एक्सप्रेसिव थे और बड़ी बड़ी आँखें बनाई हैं उन्होंने। उत्तराखंड यानी कांगड़ा वैली, कांगड़ा स्कूल में क्या है थीम, अगेन पुराण और महाभारत। महाभारत में उन्होंने अगेन लव सीन्स ऑफ कृष्णा बनाए हैं। यूनिकनेस ये थी कि इन्होंने सेंशुअलिटी वाला एलिमेंट भी लाया है और इंटेलिजेंस भी लाई है। अब आते हैं साउथ इंडिया पे। साउथ इंडिया में क्या है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की पेंटिंग में डिफरेंस बस इतना है कि साउथ में यार पैसा ही पैसा है, मतलब बिल्कुल उनको उतना इन्वेट भी नहीं किया है ना साउथ इंडिया वालों को, ज़्यादातर इन्वेशन तो नॉर्थ इंडिया में हुआ है। तो साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा एफ्लुएंस है वहाँ पे, इतना ज़्यादा पैसे हैं उनके पास कि इवन पेंटिंग में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड का, सोने का इस्तेमाल किया है पेंटिंग बनाने में। तो ये खासियत है साउथ इंडिया की, ये वहाँ का एफ्लुएंस दर्शाती है। एनीवे, कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करते हैं। कर्नाटका में प्लेस है मैसूर, जहाँ पे मैसूर पेंटिंग आपको मिलेगी, और तमिलनाडु है जहाँ पे तंजौर पेंटिंग मिलेगी। तो मैसूर की जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, इसमें थीम क्या है, इसमें हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस हैं। मतलब ये सिर्फ रामायण और महाभारत पे नहीं बेस्ड है, ये थोड़ा ज़्यादा कवर करती है हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को। अब किस चीज़ का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, तो देखो इसमें बैकग्राउंड को शाइनिंग रखा गया है और उसके ऊपर डार्क कलर से ड्राइंग की गई है। तो शाइनिंग बैकग्राउंड कैसे रखेंगे, पीछे गैसो प्लेट का इस्तेमाल किया जो कि शाइनिंग बैकग्राउंड दे देगी, और आगे डार्क ड्राइंग करने के लिए उन्होंने म्यूटेड कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में जगह है तंजौर, तो वहाँ पे तंजौर पेंटिंग फेमस है। इसकी थीम फिर महाभारत आ गई, तो महाभारत में जो कृष्ण जी हैं उसको बनाया गया है। यूनिकनेस क्या है कि तंजौर पेंटिंग को ग्लास पे बनाया गया है और बोर्ड पे। मतलब अभी तक लोग क्या कर रहे थे, पहले तो केव में बनाया करते थे, ठीक है, अजंता एलोरा केव्स, वहाँ पे पेंटिंग है। पाला प्रतिहारा है तो उन लोगों ने क्या किया, पेपर पे बनाना शुरू किया, पत्तियों वगैरह पे, पाम लीफ पे बनाना शुरू किया। तंजौर वाले देख रहे हो ये अलग लेवल पे लेके गए हैं गेम को। इन्होंने क्या किया, कांच पे और बोर्ड पे बनाया है पेंटिंग इंस्टेड ऑफ क्लोथ या फिर पेपर। और वही है कि दम लगा के गोल्ड लीफ, जेम स्टोन सब कुछ डाल दिया है पेंटिंग में, जान लगा दी है पूरी। एनीवे, तो ये पेंटिंग आपकी ख़त्म हो गई मुग़ल एम्पायर की। फिर मुग़लों का डिक्लाइन होता है, फिर मराठास आते हैं। मराठा ने शायद लड़ाई ही की है, सिर्फ पेंटिंग वगैरह पे उन्होंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा किस पे, मॉडर्न पेंटिंग में। तो मॉडर्न पेंटिंग किससे शुरू होगी, सबसे पहले यूरोपियंस आ गए थे इंडिया में, और अब उन्होंने यूरोपियंस ने इंडिया पर इन्वेड कर दिया है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले पोर्चुगीज़ है, सबको पता है, वास्को द गामा। उसके बाद ABC काट दो, DEF, डच, इंग्लिश और फ्रेंच आएंगे। उसके बाद हमें यूरोपियन से इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, और फिर हमारे लोकल इंडियंस जो हैं वो पेंटिंग का परचम लेके दौड़ेंगे, और फिर हमारे पास फोक पेंटिंग्स डेवलप होंगी। तो सबसे पहले यूरोपियन इन्वेजन्स को देख लेते हैं। तो जब यूरोपियन इन्वेजन्स हुए, तो यूरोपियन, जैसे अब इस्लामिक इन्फ्लुएंस हुआ था तो वो पर्शियन आर्ट को लेके आए थे और उन्होंने उसे इंडिया से कंबाइन किया था। उसी तरह यूरोपियंस ने जब इंडिया को इन्वेड किया तो वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस लेके आए थे हमारी पेंटिंग पे, तो उससे हाइब्रिड पेंटिंग डेवलप हुई। फॉर एग्जांपल, इंडियन स्टाइल को जब यूरोपियन एलिमेंट से कंबाइन किया गया तो इसमें कंपनी पेंटिंग्स मिली आपको, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंटिंग्स। फिर इंडियन एलिमेंट्स को जब रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस के साथ कंबाइन किया गया तो आपको बाज़ार पेंटिंग देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाज़ार पेंटिंग में क्या है कि इसमें बाज़ार में जो एवरीडे एक्टिविटीज़ होती हैं उसको दिखाया गया है, कैसे इंडियन कोर्टिसन्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने नाच रही हैं, ठीक है, इस टाइप की पेंटिंग। फिर इंडियन एलिमेंट्स को जब कंबाइन किया गया, इंडियन में भी साउथ इंडियन एलिमेंट्स को जब वेस्टर्न टेक्निक यानी यूरोपियन टेक्निक से के साथ कंबाइन किया गया तो राजा रवि वर्मा की, उसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट आपको राजा रवि वर्मा मिलेंगे, ठीक है, जो केरला के थे। अब देखो क्लियरली समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या है, साउथ इंडियन पेंटिंग के एलिमेंट को लिया है ना, मतलब वो खुद साउथ इंडिया से होंगे, तो साउथ इंडिया में केरला, तो वहाँ के राजा रवि वर्मा हैं। इनको इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर माना जाता है। ये केरला से थे और इनको रफ़ेल ऑफ ईस्ट बोला जाता है। इनके फेमस वर्क क्या हैं, लेडी इन द मूनलाइट, गूगल करोगे मिलेगा, मदर इंडिया, ये सब इनके फेमस वर्क हैं। अब इसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना दे तो आप बोल सकते हो कि इनके आगे राजा रवि वर्मा फेल हैं, MF हुसैन फेल हैं। एनीवे, फिर ये जो इंडियन स्टाइल थी इसमें यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट को लेके जो दौड़े हैं वो हैं MF हुसैन। MF का फुल फॉर्म है मकबूल फ़िदा हुसैन। ये क्यूबिस्ट स्टाइल के प्रोपोनेंट थे। क्यूबिस्ट स्टाइल होता क्या है, उसमें कुछ नहीं, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उसको आप सिंपल ऑब्जेक्ट में ब्रेक कर लो, उसको एनालाइज करके और फिर रीअसेंबल कर दो, ये होता है। उनका फेमस वर्क क्या है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस पेंटिंग। ये पूरी सीरीज़ है पेंटिंग की, ये है फेमस इनका।
तो ये हुई यूरोपियन पेंटिंग्स। एक बार यूरोपियन चले गए तो फिर इंडिपेंडेंस हमको मिल गई, तो लोगों को आज़ादी मिल गई। अब इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में पेंटिंग्स डेवलप हुई जिसको कि फोक पेंटिंग्स कहते हैं। तो ये आपका इंडिया हो गया, सेंटर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट में देखते हैं, ईस्ट में उड़ीसा और बंगाल हैं, बंगाल और उड़ीसा है। बंगाल में पटुआ पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग कोलकाता में, उड़ीसा में सौरा और पट्टा चित्रा। वेस्ट, वेस्ट में क्या है आपका, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। राजस्थान में बहुत फाड़ू पेंटिंग थी तो फाड़ पेंटिंग, गुजरात और महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ में है माउंटेनियस रीजन और बिहार। माउंटेनियस रीजन में ठंगका पेंटिंग, बिहार में मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग में अगेन वही रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स। रामायण महाभारत में किसको बनाओगे, रामायण में राम जी को बनाओगे, महाभारत में कृष्ण जी को बनाओगे। कृष्ण जी शायद 8वें इनकारनेशन थे विष्णु जी के। एनीवे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ में क्या है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी पेंटिंग, तेलंगाना में चेरियाल पेंटिंग। फिर बचा सेंटर, सेंटर में एमपी और झारखंड। वो लिखा नहीं है, लिख लेना आप बाद में। तो एनीवे क्लियर हो गया आपको कैसे हुआ हमारा पेंटिंग्स। एंशियंट इंडिया में लिथिक एजेस में पेट्रोग्लिफ्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरी पेंटिंग करनी शुरू की। वैदिक एज में ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एरा में चरवाहे बन गए थे, पेंटिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया, या हमारे पास अवेलेबल नहीं है डेटा। मॉडर्न एम्पायर, डार्क एज और गुप्ता एम्पायर, इन्होंने केव के ऊपर पेंटिंग बनानी शुरू की बड़ी बड़ी, उसे म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। मेडिवल एज में फिर आते आते हमने क्या है, मिनिएचर पेंटिंग चालू कर दी। इसमें 3 किंग्स ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ नॉर्थ में, साउथ में चौलास। तो 3 किंग पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा थे। पाला और प्रतिहार पी से शुरू होता है, यानी ये पेंटिंग में इंटरेस्टेड थे, राष्ट्रकूटा नहीं थे। पालास ने पाला स्कूल और प्रतिहारा ने अपभ्रंशा। पालास ईस्ट में थे, ईस्ट यानी बंगाल, बंगाल ईस्ट में है ना, तो बंगाल वो बोल रहा हूँ, पालास ईस्ट में थे। और आपका बिहार, बिहार वगैरह जो है जहाँ पे बुद्धा थे, बुद्धा घूम के आए थे, वो भी आपका बंगाल के पास में है। तो बुद्धिज़्म से ज़्यादा रिलेटेड थे पालास, तो उन्होंने बुद्धिज़्म पे बनाया। प्रतिहाराज ये वेस्ट में थे आपके, गुजरात राजस्थान के पास, तो इन्होंने अपभ्रंशा स्कूल बनाया। वहाँ पे जैन कल्चर बहुत फेमस है, तो उन्होंने जैनिज़्म अपनी पेंटिंग में दर्शाया। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत जो थी उसने भी मिनिएचर आर्ट पर फोकस किया, इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मुग़ल के टाइम पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग। जो राजा थे वो मुग़ल किंग्स थे, उन्होंने बेसिकली पैटर्नाइज़ किया। और अकबर और जहांगीर, अकबर ने तो एंटायर डिपार्टमेंट ही बना दिया था पेंटिंग पे, तस्वीर खाने के रूप में। और जो जहांगीर थे वो अपने आप में एक पेंटर थे, तो उन्होंने भी काफ़ी ध्यान दिया इस पर। लोकल रूलर्स में देखोगे तो अकबर के जो मतलब मुग़ल्स के जो फ्रेंड थे राजपूत, अलग अलग स्कूल थे वहाँ पे, बमक के नाम से बूंदी स्कूल, अजमेर जयपुर स्कूल, मेवाड़ मरवाड़ किशनगढ़। उनका यही था कि उन्होंने बेसिकली रिलीजियस थीम पे रामायण महाभारत पुराण इन्हीं पे पेंटिंग बनाई है। फिर नॉर्थ इंडिया में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जम्मू कश्मीर में बशोली, उत्तराखंड में कांगड़ा स्कूल, इन्होंने भी वही रामायण महाभारत। साउथ इंडिया में कर्नाटका तमिलनाडु, दैट इज़ मैसूर तंजौर, तो इन्होंने भी रामायण महाभारत। यही है, मतलब भगवान की ऊपर पेंटिंग हुई है इंडिया में। फिर मॉडर्न पेंटिंग आ जाओगे तो यूरोपियंस ने जब इंडिया को इन्वेड किया तो वो अपनी यूरोपियन स्टाइल को इंडिया के साथ लाए, और वो इंडिया के स्टाइल से मिलकर हाइब्रिड पेंटिंग के रूप में मशहूर हुआ। फिर इंडिपेंडेंस हो गया तो हमारी फोक पेंटिंग्स इंडिया के अलग अलग हिस्से में डेवलप हुई। दैट्स इट फॉर पेंटिंग।